चलो हमारी आवाज हेलो 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 हाँ सर, अब आ रही है। आ रही है। डाउट बोलो सॉल्व एग्जांपल्स में एक्सरसाइज में कोई डाउट है जल्दी से बोलो। फैराडे का कल फर्स्ट लॉ करा था, उसमें कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। फैराडे का कल फर्स्ट लॉ करा था भाई, डाउट है तो जल्दी बोलो। क्वेश्चन करने थे उसके, और क्या करने थे, क्या देखता रहेगा उसको बस। बताया था आपने सर करने की। अबे तो भाई बोलता तो मैं बहुत कुछ नहीं हूँ। मैंने गाली देना नहीं सिखाया था, पर तू सीख गया ना। फिर सीख गया कि नहीं सीख गया बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर ये सर जो बच्चों आपने ने कल सिखा दिया ऑफलाइन वो। बैच में कराया था वो करा रहे हैं या फिर हाँ वो जो आज ऑफलाइन अगर ऑफलाइन क्लास बैच होती जो आप पढ़ाने वाले थे ऑफलाइन वो बैच में करवा रहे ऑफलाइन हैं? बैच में हो रहा है, जो ऑफलाइन बैच में हो चुका है। बच्चों ने सिखाया नहीं है नालायक, तेरी इच्छा थी सीखने की तभी तू सीखा। बच्चों ने सिखा दी। कल को दारू पीना शुरू कर दी, कह दी दोस्तों ने पिला दी तो मैंने पी लिया। फिर नशेड़ी बन जाइयो, कह दी उन दोनों ने दोस्तों ने बना दिया तो मैं बन गया। सब अपनी विल होती है, ये नहीं होता दूसरों ने करा दिया तो मैंने कर लिया। ठीक है भाई। फर्स्ट लॉ हो गया था इलेक्ट्रोलिसिस का हमारा, फैराडे का एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। फैराडे के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ का हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट पास करते हो तो कैथोड पे क्योंकि डिपोजिशन कहां पे होता है, कैथोड पे, और डिसोल्यूशन कहां पे होता है, एनोड पे। तो कैथोड पे मेटल का जो मास डिपॉजिट होगा वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट चार्ज, बट क्योंकि फैराडे की स्टेटमेंट में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था तो आपको वो याद रखना है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास तो वहां से रिलेशन आया था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फिर Q को हटाकर हमने क्या बोला था, IT, और फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर क्या बोला था, W इज इक्वल्स टू ZIT। वहां तक क्लियर था, कोई दिक्कत तो नहीं। और फिर Z क्या है, Z को बताने के लिए एक रिलेशन बताया है, E इज इक्वल्स टू FZ, वेयर E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। वो तो हर किसी को पता है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी या फिर एन फैक्टर बोल सकते हो। और F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। तो और E का नाम बस पता होना चाहिए, E इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Z। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अब डिस्कस करते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। और फैराडे का सेकंड लॉ समझने के लिए आपको डीसी चैप्टर की थोड़ी बहुत अप्रोच पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत हल्की सी। अब वो समझते हैं कि कैसे हैं। मैंने कहा कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर ये डीसी चैप्टर होता तो सेल को मैं बस ऐसे ड्रॉ कर देता और मैं बोल रहा हूँ दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ऐसे कनेक्ट कर देते। बस इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। एक पावर लाइन आ रही है और उस पावर लाइन से एक सप्लाई जा रही है एक सेल में और दूसरी सप्लाई जा रही है दूसरे सेल में। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दोनों में क्या सेम रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल। शाबाश बेटा शाबाश, देश मेरा देश बदल रहा है। अबे सीरीज में पोटेंशियल करंट सेम या रहेगा। करंट, करंट करंट सेम रहेगा भाई। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। क्या कर रहा है तू, ये छोटी मोटी गलतियां करेगा। यस सर। अब करंट सेम होने का मतलब क्या है कि आई कांस्टेंट है, दोनों में सेम रहेगा, दोनों में सेम सप्लाई जाएगा, मतलब जितने भी एम्पियर का इसमें जा रहा होगा सेम उसके अंदर पहुंच जाएगा। बेसिक सी बात प्रेजेंट है। अब मैंने कहा ये पावर सप्लाई मैंने 10 सेकंड के लिए ऑन रखी थी, उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है भाई, 10 सेकंड के लिए ऑन रखा। आई दोनों में सेम है क्या, दोनों में चार्ज भी सेम आएगा, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है। करंट सेम है, टाइम सेम है दोनों के लिए, तो दोनों के अंदर चार्ज भी सेम जाएगा। बस फर्क ये है, पहले वाले कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, और दूसरे कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन है। तो कोरस्पॉन्डिंग आयंस दोनों बीकर में कौन से प्रेजेंट होंगे, पहले वाले में Cu+2 और दूसरे वाले कंटेनर में Ag+ प्रेजेंट होगा। तो Cu+2 में कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, Cu+2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो। बच्चों वाली बात, रिडक्शन की इक्वेशन बताइए। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट के बीकर में जब चार्ज जाएगा तो Ag+ विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag। ये भी सिंपल है। अब जरा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। यूनिटरी मेथड की इक्वेशन में आपको बोल रहा हूँ, यूनिटरी मेथड है। कॉपर के एक मोल को डिपॉजिट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कॉपर के एक मोल को डिपॉजिट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 मोल। कॉन्ट्रेरी टू दिस, सिल्वर के एक मोल को डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब मैंने कहा लेट्स से जो मैंने यहाँ से सप्लाई पास करी 10 सेकंड के लिए, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 2 कूलम का चार्ज देता है या फिर 2 फैराडे का चार्ज देता है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोले हैं। किताब में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का इनडायरेक्ट मतलब है 2 × 96,500 कूलम्ब, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, 2 फैराडे का चार्ज। कौन कौन अग्री करता है मेरी बात से, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 फैराडे। और 2 फैराडे का मतलब क्या हो गया, 2 × 96,500 कूलम्ब। बात आ रही समझ में, तो कैसे भी क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, मतलब वही रहेगा।
लेकिन आपको सारे पॉसिबल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर आयंस 2 फेराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, 2 फेराडे और 2 × 96,500 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, राइट है। लेकिन मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ से जो सप्लाई आई 10 सेकंड में, उसने इसके अंदर भी 2 फेराडे का चार्ज भेजा और इसके अंदर भी 2 फेराडे का चार्ज भेजा, क्योंकि दोनों में चार्ज सेम पहुंचेगा। अब उस 2 फेराडे चार्ज को गेन कर कॉपर का तो मात्र कितना मोल डिपॉजिट होगा, कॉपर का तो कितना मोल डिपॉजिट होगा, 1 मोल। लेकिन अबे भाई 1 मोल, यहाँ पे 2 है ना, क्या कर रहा है, 1 मोल डिपॉजिट होगा। लेकिन सिल्वर का कितना मोल डिपॉजिट हो जाएगा, 2 मोल, क्योंकि सिल्वर के 1 मोल को डिपॉजिट होने के लिए मात्र कितना फेराडे चाहिए, 1 फेराडे। अब एक कंसेप्ट आ रहा है समझ में, कॉपर की जरूरत ज्यादा है तो उसका अमाउंट कम डिपॉजिट होगा। कॉपर कहता है कि अगर मेरे 1 मोल को डिपॉजिट होना है तो 1 मोल की मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 फेराडे। तो 2 फेराडे चार्ज गेन कर उसका मात्र 1 मोल डिपॉजिट हो पाएगा। कॉन्ट्रेरी टू दिस, सिल्वर की डिमांड कम है और डिमांड कम है तो अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, सीधी सी बात है। आ रहे समझ में, सिल्वर कहता है मेरे 1 मोल को डिपॉजिट होने के लिए सिर्फ 1 फेराडे चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितना होगा, 2 फेराडे। अगर इसको 2 फेराडे मिला है तो उसको भी तो 2 फेराडे मिलेगा। तो जहां इसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलने से सिर्फ इसका 1 मोल डिपॉजिट होता है, इसको 2 मोल मिलने से इसके 2 मोल डिपॉजिट होंगे। तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये बात बोल सकता हूँ कि जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल आयन पे उसका अमाउंट उतना कम डिपॉजिट होगा। इस बात को सोचो समझो और समझ में आए तभी हाँ बोलना। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम मास डिपॉजिट होगा। रिवर्स इज आल्सो ट्रू, जितना कम चार्ज होगा उतना मास डिपॉजिट होगा। बस इसी बात को फेराडे ने अपना सेकंड लॉ बोल दिया कि जो मासेस का रेशियो है, जो मेटल्स डिपॉजिट होंगे उनका मास का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर आएगा। जिस रेशियो में उनके मासेस डिपॉजिट होंगे, मतलब मास ऑफ कॉपर इसके अंदर अपॉन मास ऑफ सिल्वर इसके अंदर, वो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर के बराबर आएगा। लिखो जरा इसी बात को किताबी ज्ञान के फॉर्म में। It states that when two cells are connected in series combination, series जरूरी है तभी करंट सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। It states that फेराडे का सेकंड लॉ, सेकंड जो ब्रांच बनाई थी, और क्वेश्चन आज कवर अप कर लेंगे इसके, बिल्कुल आप बराबर हो ऑफलाइन बैच के ना। It states that when two cells are connected in series combination, then the ratio of the masses of the metals deposited at electrode, then the ratio of the masses of the metals deposited at the electrodes, और कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे एक बार जल्दी से बोल दो। कॉम्बिनेशन के बाद क्या है, When two cells are connected in series combination, then the ratio of the masses of the metals deposited at the electrode is equal to the ratio of their equivalent masses. Is equal to the ratio of their equivalent masses. रेफरेंस के लिए अभी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ही देखा है तो डायग्राम बताना चाहो बना लो, क्योंकि देखी हुई चीज जल्दी ज्यादा रिमेंबर रहती है एज कम्पेयर टू थ्योरी, है ना। डायग्राम्स वगैरह जल्दी रिटेन होते हैं। तो अगर फेराडे की बात को अगर कन्वर्ट करें इस वाले सेल के लिए, वैसे तो किसी के लिए भी लगा सकते हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास, ई लिख दूंगा तो तुम गलती करोगे, इक्विवेलेंट मास लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। और इक्विवेलेंट मास अगर भूल गए तो दोबारा एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो अगर मैं कॉपर का इक्विवेलेंट मास बोलूं इस इक्वेशन में कैसे निकालेंगे, कॉपर का मोलर मास 63.5 और यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है 2, तो इक्विवेलेंट मास कॉपर का कितना हो गया 63.5 डिवाइड बाय 2, सिंपल है। ध्यान रखना मोलर मास तो फिक्स क्वांटिटी होती है, बट इक्विवेलेंट मास रिएक्शन टू रिएक्शन बदलता है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बदलेगा, जैसे कॉपर के 2 इक्विवेलेंट मास हो सकते हैं, क्यूपरस के लिए अलग और क्यूप्रिक के लिए अलग, आयरन के भी 2 इक्विवेलेंट मास हो सकते हैं, फेरस के लिए अलग, फेरिक के लिए अलग। तो मोलर मास इज अ फिक्स क्वांटिटी व्हाइल इक्विवेलेंट मास इज अ रिएक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आया ये? अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, हो जाए तो जल्दी बता दो, फिर क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हो जाए भाई तो जल्दी बोल दो कि सर डन। सर डन। देखो जी अब सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक पढ़ोगे उसमें एक सेक्शन तो ऐसा है जो एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हम अभी नहीं करेंगे, और क्वालिटेटिव मेरे पढ़ाने से पहले आईएससी वाले बच्चों को एक काम करके रखते हैं, किस किसने 10th स्टैंडर्ड से आईसीएससी पढ़ी है और साथ के साथ उसने केमिस्ट्री में एक चैप्टर था इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा है, क्योंकि मैंने बताया था जो मुझसे पढ़े उनको तो पता ही होगा, आशु है, आशु पढ़ा हुआ है, बाकी जो पुराने बैच वाले बच्चे उन्होंने तो पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर था और बोर्ड में भी आ रहा था, याद है। तो उसके अंदर एक बहुत पर उसके क्वेश्चंस होते थे, पूछा जाता था कि कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाए कॉपर के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर तो कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। तो इससे पहले कि मैं आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इस चैप्टर का पढ़ाऊं कल, उससे पहले कोशिश करना अगर बुक रखी है उसको ऊपर ऊपर से देख लेना, और आशु तेरे पास नोट्स होंगे वो नोट्स देख ले बस, काफी है ना। और एक काम करिए, अगर तेरे तो क्लियर नोट्स होंगे, मैं किसी के ग्रुप पे फोटो शेयर कर दूंगा, उसमें समरी है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम कल करेंगे, आज मैं आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी।
करवाएगा क्या, आपसे सिर्फ 3 अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, डायरेक्ट बता रहा हूँ सीधा, सिर्फ और सिर्फ 3 अप्रोच के क्वेश्चन फेराडे के ऊपर। पहली अप्रोच है W इज टू ZIT निकलवा लेगा, उसमें से एक पैरामीटर अननोन छोड़ देगा, दूसरा पैरामीटर निकलवा लेगा। दूसरी अप्रोच के क्वेश्चन है, कोई भी जैसे ही आपको क्वेश्चन के अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम दिखाई दे, तुरंत समझ जाओ फेराडे का सेकंड लॉ लगाना है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम दिखाई दे, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम दिखाई दे तो क्या करो, पहले केस से G* निकालो और दूसरे केस में G* रखो, याद आ रहा है? पहले केस से सेल कांस्टेंट निकालो, दूसरे केस से सेल कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करो, याद है वाले क्वेश्चन करे थे? तो सेम अप्रोच यहाँ पे है। यहाँ पे पहले केस से आपको अगर दिखे कि 2 इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं कि पहले केस से निकालकर कुछ दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे बस इतनी बात समझनी है कि 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो दोनों के मास का रेशियो और दोनों के इक्विवेलेंट मास का रेशियो बराबर होगा। अब तीसरी अप्रोच का क्वेश्चन है जिसमें वो फेराडे के सेकंड लॉ को फेराडे के फर्स्ट लॉ के साथ खेलने की कोशिश करता है। क्या करवाएगा, इन चारों में से एक पैरामीटर अननोन छोड़ देगा, जिसमें से मोस्ट कॉमनली मास अननोन होगा, इन दोनों में से किसी एक का मास निकलवा लेगा और मास निकलवाने के बाद W = ZIT फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करवाकर एक और अननोन क्वालिटी निकलवा लेगा, एक और अननोन पैरामीटर आपको निकलवा लेगा। बात आ रही है समझ में? मतलब पहले आपको इनडायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रोलाइट्स वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको फेराडे का सेकंड लॉ लगाकर, क्योंकि फिक्स अप्रोच है, बोर्ड में अप्रोच नहीं बदलती, दोनों में से किसी एक का मास निकलवाएगा और जिसका मास निकलवाएगा उसको W = ZIT में रखवाकर एक और अननोन पैरामीटर आपसे सॉल्व करवा लेगा। ये 3 पॉसिबल अप्रोच है जो फेराडे के बारे में 10, 11, 12 सालों से पूछी जा रही है बोर्ड में। बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मेंस की तो बात अलग होती है, उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और ऐसा नहीं कि कुछ भी का मतलब कुछ भी आ जाएगा, उसमें भी लिमिटेड अप्रोच होती है। हाँ ली सर WZ × Q तो होता है। W क्या होता है? Z इंटू Q। क्यों भाई, क्यों बता, जस्टिफाई कर, क्या है W, क्या है Z, क्या है Q, क्या है बता। सर Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, और ये Q क्या हो गया इसके अंदर? सर Q चार्ज हो गया। जस्टिफाई कर कैसे हो गया ये W इंटू Q कैसे हो गया, कर पाएगा? सर Z रट लिया है? सर Z सर कांस्टेंट है। अच्छा Z कांस्टेंट है, पक्का वेरिएबल नहीं है? यस सर। फंस जाएगा, रहने दे रहने दे रहने दे, जल्दबाजी मत कर, सीख सीख के आगे बढ़। आओ जी सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस सेक्शन स्टार्ट हो रहा है उसमें हेडिंग है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बुक का ही क्वेश्चन है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दे रखे हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देख के बता दो क्योंकि मेरी बुक में ऑर्डर नंबर गलत होगा, मैं रीड आउट करता हूँ। करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर इज पास्ड इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर। जिसको मिल जाए बता देना। सॉल्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, नई बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? एक्टिव रहो, जल्दी बोलो कौन सा है। अरे बोलो भाई। 3.31 है क्वेश्चन, कहता है करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। तो पहले जो डेटा दे रखा है वो लिख लेते हैं, क्या कह रहा है? करंट है 0.2 एम्पियर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करा जा रहा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जैसे बोले, सबसे पहले आप डेटा लिखने से भी पहले इक्वेशन बना लिया करो। इक्वेशन क्या बनेगी? Cu+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव व्हाट? Cu। बात खत्म हो गई। कितनी देर के लिए पास करवाया जा रहा है? टाइम कितना दे रखा है? 1 आवर। लेकिन हमें टाइम किस में लेना होता है? सेकंड में। कल ही बताया, यूनिट गड़बड़ करी सारे आंसर गलत आएंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। कह रहे क्या पता लगाओ? मास ऑफ कॉपर पता लगाओ, W पता लगाना है। खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। जब एक ही इलेक्ट्रोलाइट की बात आ रही है तो फेराडे का फर्स्ट लॉ लगाकर काम चल जाएगा। W = ZIT। मास निकालना है, नहीं पता, Z को हटाकर क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे इंटू I इंटू T अपॉन में क्या गया? फेराडे। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। कॉपर का मोलर मास कितना होता है? 63.5, और इसकी वैलेंसी कितनी प्रेजेंट होती है कॉपर की? 2 है। गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी 2 है। चाहो तो साइड में पहले सॉल्व कर लेना कि इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी। कायदे से तो ये फॉर्मेट है जो आपको लिखना भी चाहिए। मोलर मास कितना हो गया? 63.5, और वैलेंसी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी हो गई? 2। डायरेक्टली वो वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। कह रहा है कितनी देर के लिए करंट पास करा है, करंट की क्वांटिटी कितनी है, मतलब क्वांटिटी मतलब एम्पलीट्यूड क्या, उसका मैग्नीट्यूड का है 0.2, और कितने सेकंड के लिए पास करा है? 3600 सेकंड्स के लिए। यहाँ से आपको मास पता चल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ आया तो। जल्दी 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 जल्दी। कितना मास कॉपर डिपॉजिट होगा? एक्टिव रहो, बोलो भाई बोलो। 0.2369 2369 ग्राम में आएगा आंसर, क्योंकि हमने वो सारे पैरामीटर्स उसी में लिए जिसमें से लेने चाहिए थे। ये क्वेश्चन तो हो गया इजी, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं था। एक ढंग का क्वेश्चन है, बताता हूँ कौन सा वाला है। इसके जस्ट बाद वाला, इसके जस्ट वाला 3.32। ये पढ़ो क्वेश्चन, जरा तमीज से पढ़ो, बहुत तमीज से पढ़ना, और बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी जो मैंने अभी बताई है। फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का सेकंड लॉ, या फिर सेकंड लॉ के साथ फर्स्ट लॉ। पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो उसको तमीज से, डिकोड करो उसको। सेकंड लॉ लगेगा उसमें। सेकंड लगेगा सिर्फ, और कुछ नहीं लगेगा, और कुछ निकालने को नहीं बोल रहा। सेकंड तो तब लगाते हैं
जब वेट निकालना हो दोनों में से किसी एक का, क्या करंट या फिर टाइम में से एक पैरामीटर और पूछा हुआ है? करंट और टाइम में से एक पैरामीटर उसने और पूछा है? अगर हाँ पूछा Current है, पूछा है। करंट पूछा है तो करंट पूछा है तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि सर पहले लगेगा सेकंड लॉ और फिर उसके बाद कौन सा लगेगा फर्स्ट लॉ। इसमें उसने दो इलेक्ट्रोलाइट की साइमल्टेनियसली बात करी है। एक उसने करी कॉपर सल्फेट की बात, तो कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में कॉपर कौन सी स्टेट में होता है? Cu+2 में, ठीक है भाई। और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Cu में। और दूसरा उसने क्या लिया है? गोल्ड लिया है, और गोल्ड के बारे में उसने बोला है गोल्ड की वैलेंसी +3 ली है, तो +3 के साथ 3 इलेक्ट्रॉन और साथ में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गोल्ड में। क्या कह रहा है आपसे, क्या निकालो? क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक करंट वाज पास फॉर 5 आवर्स। टाइम की जरूरत तो बाद में पड़ेगी। टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, द फर्स्ट सेल कंटेन्ड गोल्ड सॉल्ट एंड द सेकंड कंटेन्ड कॉपर सल्फेट। कह रहा है 9.83 ग्राम ऑफ गोल्ड वर डिपॉजिटेड, मतलब गोल्ड का कितना मास डिपॉजिट हुआ लिख लेते हैं, WAG इज इक्वल्स टू 9.83 ग्राम, ठीक है। हैंड टू हैंड में आपको उसका मोलर मास बता देता हूँ। गोल्ड का मोलर मास होता है 197, और क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 प्रेजेंट है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा हैंड टू हैंड? 197/3, सिंपल। अब आती है कॉपर की बात। कॉपर का मास नहीं दे रखा, कॉपर का अगर मास निकालना चाहते हो तो क्या लेट कर लेंगे? कॉपर Cu ये निकालना है। मोलर मास कितना होता है कॉपर का? 63.5, और यहाँ पे वैलेंसी कितनी है कॉपर की? 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा कॉपर का? जल्दी बोलो, इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? 63.5 डिवाइड बाय 2। कुछ नहीं करना, जैसी दो इलेक्ट्रोलाइट दिखाई दिए छूटते ही कौन सा लॉ लगा देंगे? पहले सेकंड लॉ, छूटते ही सेकंड लॉ लगाएंगे। और सेकंड लॉ क्या कहता है? पहले लाइन लिखोगे, पहले लाइन लिखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास, पहले लिखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड। अब इसके अंदर डेटा सब्स्टिट्यूशन कर दो, बात खत्म हो गई। डेटा सब्स्टिट्यूशन करोगे, W की वैल्यू आपको नहीं पता, उसको छोड़ दो, मास ऑफ कॉपर एज इट इज छोड़ दो। कितना मास गोल्ड डिपॉजिट हुआ है? 9.83 ग्राम, राइट है। इक्विवेलेंट मास कॉपर का कितना हो गया? 63.5 डिवाइड बाय 2, 63.5 डिवाइडेड बाय 2, और मास ऑफ गोल्ड कितना हो गया? 197/3। क्या यहाँ से सॉल्व करके हम कॉपर का मास निकालेंगे? 5 into 3. क्या यहाँ से हम सॉल्व करके कॉपर का मास निकालेंगे? यस और नो? आ जाएगा? आ जाएगा Yes, भाई? sir, आ जाएगा। अबे पक्का आएगा, कैसे नहीं आएगा? और फटाफट सॉल्व करो, बोलो कितना आ रहा है कॉपर का मास, जल्दी सॉल्व करो। इसको से डिवाइड करो इसका। अबे कैलकुलेटर तुम्हारे पास तो आईएससी वालों के पास। तो 63.5 into 1.5. ओ भाई फाइनल आंसर बोल, कैलकुलेटर है तो फाइनल बोल। 4.753 grams. बात खत्म। 4.7 4.753 ग्राम आ गया, 4.75 मान लेते हैं, ये कॉपर का मास आ गया। अब कह रहा है करंट बताओ, अगर करंट 5 घंटे के लिए पास करा गया था, क्योंकि दोनों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है, तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा था, तो दोनों के अंदर करंट की वैल्यू सेम पहुंची होगी। मुझे नहीं पता करंट कितना पहुंचा था, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लगा दूंगा करंट निकालने के लिए? अप्लाइंग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, W इज इक्वल टू ZIT। बात खत्म हो गई। और Z को हैंड टू हैंड खोलता हुआ चल रहा हूं, E/F, तो E/I/T, और अपॉन में क्या देगा? F। कॉपर का मास जस्ट अभी कितना निकाला है? 4.75। अब आप बोलोगे क्या सर मैं सिर्फ कॉपर वाले केस को लगा के ही निकाल सकता हूँ करंट? नहीं, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको करंट की वैल्यू निकालनी है तो सिल्वर गोल्ड वाले केस को लगा के भी निकाल लो। मैंने गलती से यहाँ पे सिल्वर का सिंबल यूज कर दिया, गोल्ड आएगा, राइट। आपको जरूरी नहीं है कॉपर वाला केस निकालकर करंट निकालना है, आप सिल्वर और गोल्ड वाला केस लगाकर भी करंट निकाल दोगे, तब भी दोनों केसेस से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में, तो दोनों में करंट सेम पहुंचा होगा। तो 4.75 इक्विवेलेंट मास कितना होता है कॉपर का? जैसे भी बताया था 63.5 डिवाइड बाय 2। नीचे आ गया फैराडे, फैराडे कितना हो गया? 96,500। करंट की वैल्यू नहीं पता, आई रख दिया। 5 घंटे बोला है, 5 घंटे का मतलब कितना हो गया? 5 into 3600। इसको आई के लिए सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा करंट का मैग्नीट्यूड कितना था जो दोनों में पहुंचाया गया था। चाहे तो आप कॉपर वाला केस लेकर सॉल्व कर लें तब भी आंसर सेम आएगा, गोल्ड वाला केस लेकर सॉल्व कर लें तब भी आंसर सेम आएगा, सिंपल एज दैट। करो सॉल्व, जल्दी बताओ आ गया तो। ठीक है भाई, आज फैराडे की भी लॉ खत्म है, और फैराडे के लॉ खत्म होने के बाद फाइनली हमारे पास डिस्कशन के लिए थ्योरी वाला पार्ट बचेगा। और मेरा सजेशन है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने सिखा के देख लिया, बहुत बच्चे नहीं सीखना चाहते, उनका कुछ होने वाला भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो सीख रहे हैं उनमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जो नहीं सीखना चाह रहे हैं उनको अपने आप पता चल जाएगा जब प्री बोर्ड पास आएंगे, कि जब बैटरी में सिखाऊं हैंड टू हैंड, उसको सेम डे आप तैयार कर लोगे, क्योंकि रिएक्शन याद करने की उसमें ऑब्वियस ही बात है, मैं सिखा दूंगा, बट रिएक्शन याद करने की है कि जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें चार्जिंग पर क्या इक्वेशन होती है और डिस्चार्जिंग पर क्या रिएक्शन होती है, राइट। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद ये भी हैंड टू हैंड कर लेंगे। 3.33 कह रहे हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर से मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है, क्या निकालना है मोनिका? हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ टाइम, चलो हो गया डिकोड। कहता है हैज टू बी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू कोट। बस इसने बताया क्या करा, इसने केमिस्ट्री बोला, केमिस्ट्री साइड रखो, फिजिक्स लगाओ।
कैसे फिजिक्स लगाओ, कह रहा है टू कोट अ सिल्वर, सॉरी कह रहा है सॉल्यूशन थ्रू, सॉरी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 0.005 मिलीमीटर थिक लेयर, डेंसिटी सिल्वर की दे रखी है। पता है इसने बेवकूफ कैसे बनाया? अब इसने मास नहीं दिया, अब इसने क्या करा, मास की जगह इसने वॉल्यूम भी नहीं दी। इसने बोला एक चांदी की या फिर जैसे चांदी के ऑर्नामेंट्स के ऊपर सोने का पानी चढ़ता है ना, तो समझ लो चांदी का एक ब्रिक है जिसको सोने का चांदी का बिस्किट बोलते हैं ना, वो ईंट आती है छोटी सी आती है, कह रहा है इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाना है और एक्चुअल में तो चांदी का पानी चढ़ाना है, तो समझ लो लोहे की ईंट है, लोहे की छोटी सी एक ब्रिक हो गई, उसके ऊपर आपने किसका पानी चढ़ाना है, चांदी का पानी चढ़ाना है। कह रहा है चांदी की इसके ऊपर जो एरिया जितना चांदी कवर करेगा वो एरिया आपको गिवन है और थिकनेस आपको गिवन है। क्या एरिया इंटू थिकनेस से वॉल्यूम आ जाती है, यस और नो? क्या एरिया इंटू थिकनेस से sir. वॉल्यूम आ जाती है? यस। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से क्या आ जाता है, मास। मास आ गया मतलब डब्ल्यू आ गया, फिर क्या यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी लग जाएगा, यस, और डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी लगाकर टाइम आ जाएगा। लेकिन फिर फंसोगे अगर यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया। एरिया की यूनिट दी है सेंटीमीटर स्क्वायर में और थिकनेस की यूनिट दी है मिलीमीटर में, तो पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वॉल्यूम आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। और सेंटीमीटर क्यूब में ही क्यों चाहिए हमें वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। कौन कौन समझ गया? नहीं समझ में आया तो बताओ, बोर्ड पे करके बताऊं। समझ में Yes, आ sir, गया? आ गया। आ गया पक्का? Yes, sir. बहुत अच्छी बात। Yes, sir. तो देखो भाई ये तो हो गए लल्लू क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चंस आप मार्क कर लो आपने कौन कौन से करने हैं। मैं एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ, पहले एग्जांपल्स में मार्क कर लो जो मेन क्वेश्चंस है जिनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहला है एग्जांपल 3.36, शायद नंबर आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड। कूलम्स का मतलब अब आपसे चार्ज पूछ रहा है। अब चार्ज पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पहले करंट निकाल लेंगे, आई आ जाएगा, एंड आई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई टी। अब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, खत्म बात। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सर्टेन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद है हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ Fe+3 टू Fe+2। बैलेंस इक्वेशन बनाकर चार्ज निकालोगे पहले, ठीक है भाई। नेक्स्ट उसके बाद आप सीधा जाओ रिव्यू एक्सरसाइज में। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप मार्क करो, हाउ मेनी कूलम्स, 3.64 है मेरी बुक में, 3.64, नई वाली बुक में क्या है बता देना। स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से 4th या 5th क्वेश्चन है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर। इसके 3 सब पार्ट्स हैं, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमियम आयन। कौन सा पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है नई बुक में? 3.66. इट इज आल्सो 3.66 हो गया। उसके जस्ट बाद वाला करना है 3.67, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी करना है। इसके बाद भैया 3.77 जिसको आ गया, सॉरी 7, इसके जस्ट बाद वाला कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें परसेंटेज एफिशिएंसी है। मेरी तरफ से एक चॉकलेट ले लेना। बहुत ही ढंग का क्वेश्चन है लेकिन इसमें दिमाग लगा, आईक्यू लगेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, बस बेसिक आईक्यू लगेगी क्योंकि एफिशिएंसी दे दी है उसमें। 3.65 भी मार्क करना है क्या? क्वेश्चन बेटा जो है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। इसमें क्वेश्चन में मैंने नाम में चॉकलेट इसलिए रखी है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लग रही है, साथ के साथ इसके अंदर करंट भी लग रहा है और इसमें साथ में एफिशिएंसी का केस भी लग रहा है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला जिसको पता होगा, जिसने वर्क चैप्टर 10 स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ा होगा, या फिर जनरली एफिशिएंसी वर्ड का मतलब भी जानता है, पावर चैप्टर में 11th में पढ़ा होगा, वर्क पर एनर्जी चैप्टर में, वो इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन शुड बी डिपॉजिटेड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये वाला ट्राई करना है। इन क्वेश्चंस में दिमाग लगेगा तुम्हारा, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक छोड़ के, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर वाज पास फॉर 2 आवर्स, ये वाला करना है। फिर उसके जस्ट बाद वाला 2 वोल्ट मीटर्स कंटेनिंग कॉपर सल्फेट एंड एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर का मतलब ऐसा पानी जिसमें एसिड है, और एसिड है तो मतलब कौन सा आयन है, क्योंकि कुछ बच्चे एसिडुलेटेड वाटर टर्म से कंफ्यूज हो गए। कौन सा आयन है, कौन सा आयन? H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन। रिएक्शन बनाओगे तो H प्लस आयन से बनाओगे तभी आंसर आएगा। हाइड्रोनियम से आंसर नहीं आ पाएगा, H प्लस आयन बनाना है, H प्लस। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये इक्वेशन बनेगी। एसिडुलेटेड वाटर मतलब ऐसा पानी जिसमें एसिड है, तो 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। कॉपर सल्फेट की तो बना ही लोगे। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बाकी जो बचे कुछ है वो मैं करवाऊंगा, बाकी आपने नहीं करने। और इतने क्वेश्चंस अगर आपके क्रैक हो जाते तो आपका फराडे का लॉ तैयार है, और फराडे का लॉ स्टार्ट होने के साथ साथ आपका 80%, 80 भी नहीं इनफैक्ट 90% तैयार है। लास्ट टॉपिक इसका बचता है आपके पास बैटरीज और सेल्स का डिस्कशन, वो दोनों बैचेस का कल इसके बाद कौन सा चैप्टर कराएंगे? इसके बाद बेटा हम पॉज लगाकर पहले रिवीजन उठाएंगे क्योंकि चैप्टर्स तो बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने अभी कन्वर्जन्स करवाने हैं। गर्मी की छुट्टी से पहले हमारा टारगेट है कि हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बोर्ड में आ रही है वो खत्म करनी है, मतलब 2 चैप्टर्स और बचे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स और अमीन्स वाला। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास करने के लिए सिर्फ एक चैप्टर और रह गया है, करवाओगे सर इसके बाद? केमिकल काइनेटिक्स। पहले रिवीजन करवाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोबारा से, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एल्गोरिथम्स का
हाँ स्टार्टिंग से होगा, हेलो एल्केन से स्टार्ट होगा, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर पे। और कन्वर्जन मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा, बुक के कन्वर्जन आपको आते हैं गुड इनफ। 150 क्वेश्चंस की शीट है, और दावा ठोक के कह रहा हूँ जिसने वो 150 क्वेश्चन बहुत तमीज से कर ली कॉन्फिडेंस के साथ साथ, बोर्ड में एक क्वेश्चन उससे नहीं छूटने वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इनफैक्ट जेई मेंस की भी गारंटी ले लूंगा और नीट की भी गारंटी ले लूंगा। वो ऐसे क्वेश्चन है, वो कर लिए तो सब हो गया सब। बुक में तो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, कभी कुछ आगे कभी कुछ पीछे, वो कर लोगे तो बहुत सॉलिड हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे ही चैप्टर तैयार खत्म हो जाए, अपने एंड पे भी आप लोग हेलो एल्केन्स चैप्टर रिवाइज करके रेडी रहना, क्योंकि जितना जल्दी आपका रिवीजन हो रखा होगा, जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी, क्वेश्चंस हम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपकी तरफ से अगर थोड़ा स्लो आएगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे थोड़ी स्लो स्पीड रखनी पड़ेगी। आप लोग रिवीजन करके बैठे होगे, फ्लो डायग्राम याद करके बैठोगे, तो कन्वर्जन जल्दी जल्दी होते जाएंगे। आ रहा है समझ में? और जैसे एक बार हमारा ऑर्गेनिक का रिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर उसी की कंटिन्यूटी में वापस से मैं ऑर्गेनिक के जो बचे हुए 2 चैप्टर है वो उठाऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमीन्स वाला। उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक The केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स तो देख, बायो वाले को फायदा है, वो तो इजी है, उस चैप्टर में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है उसमें। वो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, मतलब वो तो ऐसा है कि मैथ्स वाले बच्चों को बेचारों को समझ के याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन बेचारों को डीएनए के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती। मतलब हम ऐसे करेंगे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज से कि समझ में आ जाए, बट लकीली अभी बायो वाले बच्चे वही पढ़ रहे हैं बैच में। मतलब उनका ऑलरेडी इनडायरेक्टली वो चैप्टर खत्म हो चुका होगा। हम मॉलिक्यूलर बेस ऑफ नेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर उनको पढ़ा दिया, तो उनका आधा चैप्टर तो बायो वाले को ऑलरेडी केमिस्ट्री में खत्म हो चुका है। ऐसी कहानी है कुछ, ठीक है। तो बस उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर बचेगा, कौन सा हमारा? केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। मतलब बिफोर समर वेकेशन एंड्स एट योर स्कूल लेवल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फ्री होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे 2 चैप्टर रिवाइज हो चुके होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी और सॉल्यूशन भी। और कोशिश करेंगे केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म कर ले, मतलब 80% सिलेबस। थोड़ा मैं स्लो कर दूंगा क्योंकि मुझे खुद डर है कि इतनी जल्दी अगर सिलेबस खत्म कर दिया तो बच्चे भैया बिल्कुल फ्री माइंडेड हो जाएंगे कि अब तो वो केमिस्ट्री में टॉपर बन गए, और ऐसा हो भी चुका है एक बार। तो स्लो पेस से चलेंगे, सही चल रहे हो, बस रिवीजन करते हुए चलना आगे, राइट? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।